अरे काहे अभी ड्रिंक क्यों? लड्डू इज टेस्टी। देखिए, दबा से चलो भैया, तुम दबा से मैं बोलो। तो विलियम जोन्स के बारे में आप लोग को बता दिए थे, और विलियम जोन्स बहुत सारे लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थे, और वो अपने और भी लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब भाषावादी मैंने बताया था, उनके साथ मिल करके उन लोगों ने इंडिया का जो ट्रेडिशनल था, जो एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर, हमारे जो वेद थे, पुराण थे, आयुर्वेदा हो गया, जितने भी ग्रंथ है, उनको ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया, ताकि और भी दुनिया के लोग जान पाए, क्योंकि इंग्लिश ही एक तरह से अधिकतर लोग जानते थे यूरोप में, तो उस तरह के लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया। विलियम जोन्स, उन्होंने एशियाटिक रिसर्चर नाम की एक जर्नल भी प्रकाशित की, पब्लिश की, एशियाटिक रिसर्चर। और मैं आपको बता दूं बेटे, एशियाटिक रिसर्चर जो यहाँ नाम पढ़ रहे हो ना, यूपीएससी में बड़े बड़े हिस्ट्री की किताब पढ़ ली तो एशियाटिक सोसाइटी मिल जाता है, लेकिन एशियाटिक रिसर्चर नाम का जनरल अगर कहीं पूछ देगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आगे कहीं पढ़ना ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं किसी भी बुक में। यहां पर मुझे देखने को मिला। एशियाटिक सोसाइटी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन आगे मैं बताऊंगा क्या काम करती थी। लेकिन ये भी याद रखना है कि विलियम जोन्स ने एक पत्रिका या मैगजीन पब्लिश की, उसमें इंडिया के एंशिएंट टाइम में जो भी होता था, जो ग्लोरियस चीजें थी, उसके बारे में जो भी ट्रांसलेट करते थे उसमें पब्लिश करते थे। एशियाटिक रिसर्चर जोन्स एंड कोलब्रुक। और याद रखिएगा, ये जो जर्नल बनाई इन्होंने, पब्लिश की, विलियम जोन्स के साथ उनके जो दोस्त थे, लिंग्विस्ट थे, उनका नाम था जो कॉलब्रुक। कॉलब्रुक, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे थे। हाइट 5 फुट 8 के करीब होगा ना, गूगल पे डाल रहे 5 फुट 8 इंच इन सेंटीमीटर, वो बोल देगा। क्या 73, मतलब 10 किलो कम ही होगा, ये तो सर्टिफिकेट के हिसाब से मैंने बता दिया। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि विलियम जोन्स और कॉलब्रुक ने भी इससे भारत के सारे ग्रंथों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की, ट्रांसलेट किया। लेकिन मैंने आपको बताया था विलियम जोन्स यहाँ किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे? जज। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट हुए थे। तो यहाँ की लीगल यहाँ का जो कानून था, हिंदुओं का जो कानून था, हिंदुओं का कानून पता है बेटे किस बुक में होता है? मनुस्मृति। ठीक है ना? मनुस्मृति एक कानून की किताब है। हमारे हिंदू समाज का जो भी कानून चलता है कि समाज का क्या कानून होगा, मनुस्मृति में महर्षि मनु ने लिखा था। ठीक है? और मुसलमानों का हदीस, एक मतलब कि फारसी किताब है उनकी अपनी, हदीस, उसका कानून, सरिया का कानून हदीस किताब में लिखा रहता था, उससे उनका कानून चलता था। तो इन लोगों ने मुसलमानों की भी कानून की किताब को पढ़ा और हिंदुओं के कानून की किताब को भी पढ़ा, ताकि ज्यादा अच्छे से हमारे ट्रेडिशन को समझ सके। जी, डेट ऑफ बर्थ 88, 9 मार्च 1988। मैंने 1000, हम चलते ही कहाँ, हम तो घर गया आया, साइकिल पे चढ़ा फिर उड़ गया, इस तरह से बजने लग जाते। बैठो मेरा यहाँ पे, तो 10,000 डालते, नहीं तो सो रहे हैं फिर कहेगा उठ जा,
अब 12 बजे रात को टहल ले तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, पागल कर दे मेरे को ये कहीं। देखिए इन लोगों का आर्गुमेंट था तो, और अंग्रेजों ने बोला कि आप इंडिया के संस्कृत को, फारसी को जो यहाँ चलता है, मुस्लिमों और हिंदुओं का जो लैंग्वेज है, आप ये सीख रहे हो, इसको प्रमोट कर रहे हो, इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसका क्या फायदा है, क्यों इस पे हम अपना टाइम वेस्ट करें। वहां के जो भी यूरोपियंस लोग थे, जो भी अंग्रेज, उन्होंने पूछा इन लोगों से कि अब ये इससे क्या फायदा मिलने वाला है, अंग्रेजों को क्या फायदा मिले। सिंपल सी बात, इन्होंने सरकार से भी बोला कि आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि प्रमोट करेंगे तो फायदा क्या, बिजनेसमैन तो एक ही बात जानता है, मुनाफा, बनिया क्या जानता है कि भाई फायदा कितना है। तो इन लोगों का आर्गुमेंट था कि अगर हम लोग इंडिया के रियल टेक्स्ट को समझते हैं कि इनका क्या कानून है, किस तरह से है, तो हम यहाँ के लोगों में ज्यादा अपनापन बना सकते हैं और इनको अपने से जोड़ के रख सकते हैं। 2-4 दिन किसी पे शासन करना हो तो तलवार के, है ना, डर से किया जा सकता है, लेकिन यही रहना है और यहाँ पर हमेशा शासन करते रहना है, तो इन लोगों से मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। जी बेटा बिल्कुल ब्रिटेन के थे, बताया था मैंने बेटा। तो उस समय यहाँ पर शासन अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरा कोई कैसे बन सकता था। मतलब हमारे यहाँ पे जो विद्वान थे उनको भर्ती नहीं कर रहे, जज बनने का, मतलब पोस्ट लेने का। हाँ हक था, जज का हक पहले नहीं था, बाद में प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया के लोगों ने आंदोलन किया तो मिला। आईसीएस की परीक्षा होती थी, जो सिविल सर्विसेज है हमारी, उसका भी हक तो था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना रखा था ना कि किसी का होना ही नहीं था। 21 साल या ये कुछ एज थी, पहले 19 थी, उसके बाद 21 कर दी कि इस एज तक ही आप फॉर्म भर सकते हो और उस पेपर में पास हो सकते हो, और उस पेपर को देने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि एक गवर्नर जनरल थे, 1798 में आई थिंक सो या उसके आसपास, उन्होंने कलकत्ता में सेंट फोर्ट विलियम करके या कुछ इसी टाइप का एक कॉलेज बनाया। उस कॉलेज का ये पर्पस था कि इंडिया में जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे आईसीएस की परीक्षा में, मतलब कि सिविल सर्विसेज में, उनको यहीं पे परीक्षा ली जाएगी और यहीं पे ट्रेनिंग दी जाएगी। आप लोग को पता है कि भारत से आईसीएस बनने वाले, मतलब सिविल सर्विसेज में पास करने वाले, गुलामी के टाइम पे अंग्रेजों के समय सबसे पहले इंसान कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, ठीक है। रविन्द्रनाथ आईसीएस में वो पास हुए थे। पोस्ट बेटा कलेक्टर लगे होंगे कहीं के, जैसे जो अभी चलता है वही सिविल सर्विसेज, हम लोग तो उसी को फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का नाम तो जानते ही हैं। उनका जन्म उड़ीसा में कटक नाम का एक शहर है, कटक, वहां पर हुआ था। और वहां पे जो दीवान होता था ना, पूरे स्टेट का एक तरह से गवर्नर टाइप का पोस्ट होता था, बहुत बड़ा पोस्ट होता था। उनके फादर वहां पे दीवान थे, पूरे के पूरे उड़ीसा के, कटक में। इन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा दी थी, और उस समय इंग्लैंड ही जाके परीक्षा देना होता था, समझ रहे हैं ना। और कम उम्र में ही इंग्लैंड चले गए सुभाष चंद्र बोस, लंदन। तो वहां पर यू ब्लडी ब्लैक्स और जो नहीं कहते, इंडियन नहीं कहते, गालियां देते थे ब्रिटिशर, तो किसी ने बोल दिया, ये भी कॉलेज में पढ़ने गए थे, तो क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को एब्यूज किया उन्होंने। इन्होंने अच्छे से सरिया के अपना मुक्का बनाया मजबूत वाला, और दिया एकदम मुंह के बीचों बीच, अगला खूनो खून, समझ रहे हो ना। तो ये सब किया था, और ये इन्होंने आईसीएस की परीक्षा में पास किए गए थे, और इनका ऑल इंडिया में 3rd या 4th रैंक आया था सुभाष चंद्र बोस जी का। पहले तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जी जी नहीं, उसमें अभी की पूछ रहे हो, पहले की नहीं, उसमें ब्रिटिशर भी आ सकते थे और इंडियन भी आ सकते, दोनों के लिए खुला हुआ। इंडिया से जो पहले बनने वाले थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटेन
नहीं, पहला ऐसा तो कुछ अभी डाटा मिला नहीं मुझे, गूगल पे हो, कोई ब्रिटिशर ही होगा, इंडिया का नहीं था, क्योंकि इंडिया से तो ये पहले थे। ठीक है, देखते हैं। हाँ बेटे, बिल्कुल इंडिया का सिटीजन होना आपके लिए जरूरी है, भारत की प्रशासनिक सेवा की बात है। हाँ, नहीं, एंग्लो इंडियन में नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि भारत का जो नागरिक होता, अच्छा अब एंग्लो इंडियन की बात कर रहे हो, हाँ तो एंग्लो नो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एंग्लो इंडियन भारत का नागरिक है ना, बस सिटीजन होना चाहिए भारत का, वो किसी भी तरह से सिटीजन हो। बसते नहीं, यहाँ के नागरिक हो जाते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन होता है या तो मतलब कि यूरोपियन होना चाहिए, वेस्टर्न, इंग्लैंड का। हाँ बिल्कुल, तो तभी तो एंग्लो कहा गया है उनको। आप कह सकते हैं मतलब बाहर का होना चाहिए, विदेशी होना चाहिए उसका, और मोस्टली वही सबसे अधिक होते हैं, और दूसरा कौन है जी। With the object in the view of madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. The Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. देखिए, विलियम जोन्स ने दो बड़े काम किए जो यहाँ के इंडियन लोगों ने भी नहीं किया, और वो काम क्या था? पहला तो इन्होंने कलकत्ता में 1781 में मदरसा बनाया। मदरसा वो जगह होती है जहां कुरान, हदीस या मौलवी लोग फारसी, उर्दू, अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। समझ में आ रही है? कलकत्ता में विलियम जोन्स ने बनाया था। और एक तो ये मुसलमानों का हो गया, और इसके 10 साल बाद 1791 में बनारस में, क्योंकि सबसे अधिक ब्राह्मण तो वहीं थे पुराने जमाने के, जो जानते भी थे संस्कृत, तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की एस्टेब्लिश किया गया जहां संस्कृत पढ़ाया जाता था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 1791 में बनने वाला हिंदू कॉलेज ही आगे जाकर के 1905 में या उसके आगे 1905 या 7 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU, ठीक है। उनके पीछे अब विलियम जोन्स एक सरकारी अधिकारी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। सरकार तो नहीं, ऐसा तो नहीं था ना कि अपने अकाउंट से खाली करके पैसे लेकर के लगा देंगे कोई कॉलेज वॉलेज, उनको भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। तो ये सरकार से कह करके उन्होंने लगवाया, और सरकार को क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हों जो अच्छे तरह से अरेबिक, पर्शियन ये सारे लैंग्वेज जानते हो, ठीक है, मुस्लिम लॉ को जानते हो, तो आगे जाके हमारी मदद कर सकते हैं ट्रांसलेटर के रूप में, ठीक है। और कुछ लोग जो संस्कृत जानते हैं तो हम लोगों को हिंदू लॉ को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं, या और भी जो लोग होंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा हम लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन करना आसान होगा। मान लीजिए कि मैंने आपको एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं कौन होता हूँ, सरकार ने आपको अपॉइंट कर दिया जम्मू कश्मीर का, मोबाइल सर्विस करके एक ऐप था, वो डाउनलोड हुआ है, तो जाके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको मैं जम्मू कश्मीर भेज दूं और वहां पे लोग केवल है ना वो सिंधी लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ आता ही नहीं उनको, तो बेटे आपको सीखना पड़ेगा ना, आपको नहीं भी आता हो तो आपके आसपास के जो छोटे जूनियर होंगे कुछ ना कुछ जानते होंगे, तभी तो इंटरेक्ट कर पाएंगे आप जनता से, नहीं तो कैसे आप समझेंगे उनकी प्रॉब्लम और कैसे आप उनको अपनी बात समझाओगे। अब कोई भी दुनिया का ब्रिटिशर बिल्कुल हिंदी जानता ही नहीं होगा तो देश पे शासन कैसे करता है ना, वो बोलेगा मनी मनी टैक्स, तब तक अगले ने ना ताई ने उठा के पत्थर मारा, सर 2 टुकड़े, ऐसे नहीं हो सकता, तो समझ में तो आना चाहिए। चलिए, मॉन्यूमेंट टू वॉरेन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्टमैनकॉट 1830, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा, केवल एनसीईआरटी में ही मिलता है, और हम लोग अपनी क्लास में सब कुछ स्किप करके निकल जाते हैं। यहाँ पे बेटा एक फोटो होगा, इसमें विक्टोरिया मेमोरियल अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट माना जाता है, स्मारक। जैसे ताजमहल है, लाल किला हम लोग देखने के लिए जाते हैं ना, तो कलकत्ता लोग जाते ही है विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए, टूरिस्ट प्लेस। ये क्या था?
वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, समझ में आ रहा है शुभम जी आपको? पहला गवर्नर जनरल था, और उसी का ये मॉन्यूमेंट या जो मूर्ति है वो बनाई गई थी, जिसको कि आगे जाकर के विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाने लगा। अब इसके बारे में देखते हैं क्या था। दिस इमेज, यहाँ इमेज एक बनी है, यहाँ पे बेटा एक इमेज दिख रहा होगा, और इस इमेज में आपको दिख रहा होगा एक तरफ कुरान पढ़ता हुआ एक मौलवी बैठा है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक पंडित जी हैं खड़े, चोटी वाले बाबा, ये दिख रहा है? चलो मैं ये भी बता दूं सर्कल करके, ये है पंडित जी चोटी वाले बाबा, और ये है मौलवी साहब, और बीच में ये जो तस्वीर है वो किसकी, वो बताते हैं। देखेंगे, दिस इमेज रिप्रेजेंटेड हाउ ओरिएंटलिस्ट्स thought of British power in India. You will notice that the majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of the Orientalist, is placed between the standing figure of a Pandit on one side and the seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholar to teach them the vernacular. वर्नाकुलर क्या होता है? लैंग्वेजेस, them tell them about local custom and laws and help them translate and interpret ancient texts. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient custom of the country and oriental learning ought to be basis of British rule in India. मैंने आपको क्या बताया? जो विलियम जोन्स था एक छोटा मोटा आदमी था, उसके पास कहाँ इतना पैसा और इतना पावर कि इतने बड़े बड़े 2 कॉलेज बना दे। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने, वो भी ऐसा ही सोचता था, वो सोचता था कि अगर हम लोगों को कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो संस्कृत भी सिखा दें और फारसी, अरेबियन और मुस्लिम लॉ भी सिखा दें, तो हम लोग अच्छे तरह से प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल में ये बीच में हेस्टिंग्स खड़ा है, और एक तरफ ये मौलवी जी बैठे हुए हैं मुंशी, और एक तरफ ये पंडित जी। ये बता रहा है कि क्यों बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स है जो खड़ा है सबके लिए। मूर्ति है या ये एक मेमोरियल है, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदू मुसलमान दोनों को एक तरह मानते हैं, और इंडिया में चाहते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लैंग्वेज पहले समझ लो क्या होता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब कि जो पारंपरिक भाषा होती है, ठीक है, जैसे इंडिया में क्या हो गया, तो मुस्लिम या हिंदू थे, तो मुस्लिम हिंदू जो लैंग्वेज या भाषा बोलते थे वो यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। बोल, सुन रहा हूँ। जैसे ये तो हो गए वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के अलावा भी मतलब कोई अच्छा काम किया है हमारे देश में? बहुत सारे काम किए थे, लेकिन बेटे वो ब्रिटिशर जो थे ना, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक में से थे, और मैंने बहुत नहीं कह सकते, कुछ थे। मैं आपको नाम बताऊं, एनी बेसेंट का नाम सुना है आपने? अभी जीके में क्वेश्चन पूछते थे आप लोग। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, ब्रिटिश की थी, आयरलैंड और ब्रिटेन में अंतर नहीं है। वो यहाँ से आई और इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दिया, बहुत सारे काम किए थे, और ऐसे बहुत सारे हैं। विलियम जोन्स ने भी इंडिया के लैंग्वेजेस को बढ़ाने में काम किया, और भारत के लोगों के समाज सुधार में काम किया, बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो भी लोग थे ना, वो ब्रिटिशर के फायदे के लिए ही जी रहे थे। बिल्कुल, इंडिया का फेवर कोई नहीं सोच सकता, दया दिखा सकता था कि यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत खराब है, लोगों को दिक्कत है तो मदद कर दें, औरतों के एजुकेशन के लिए कुछ कर दें, ये सब दया थी। किसी भी के अंदर है ना कुछ दयनीय अवस्था में होगा तो उसके प्रति मर्सी आ सकती है, वो काम को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं था, भारत माता के कल्याण के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए किसी ने कुछ किया, कोई मतलब।
अरे आँख हमरे तुत्ता हो गया भाई। दे बेटा कर ले, हो गया। देखा आपने आप डिलीट क्यों करा पहले? अब इसमें सेटिंग का ऑप्शन भी नहीं है, रिबूट फैक्ट्री करना होता है तो फिर दोबारा कनेक्ट होएगी। तो कनेक्ट कर देंगे दोबारा, क्या दिक्कत है? सेटिंग का ऑप्शन आ ही नहीं रहा इसमें, देखो। एक सेकंड बेटा रुकना, भाई दुकान पे है वो ना, देख लेंगे। मैं तो छोटी सी बात है, मैंने मैं नहीं, बहुत बच्चे हैं मुझे छोड़ के और सबको आता है। देखिए छोटे मोटे में क्यों दिमाग लगाए, इसके लिए दिमाग लगाएंगे। अब देखेंगे ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, 4-5 वर्ड आपको समझा दे। दोज विद द स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं, अगर हो गया ना टाइम तो सेट कर, ठीक है, जो एशिया के लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, आप 5 बैठे हैं ना और मैं छठा हूं। अब विश्वास करना, आप किसी से भी, जितने भी बच्चे होंगे, जो भी सामने होगा पूछ लेना, वो आपको नहीं बता पाएगा। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं, मैं 6 को छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके। ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या होता है? ORIENTALISTS, those with a scholarly knowledge of the language and culture of Asia। जिन लोगों को एशिया के लैंग्वेज और कल्चर के बारे में जानकारी होती है, जो विद्वानों को, उन्हीं को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। या लिस्ट। मुंशी, अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन। मुंशी उसको कहते हैं जो पर्शियन में लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। ईरान की लैंग्वेज है बेटा। और मैं फारसी भी हिंदी में कहते थे उसको, इंग्लिश से पर्शियन कहते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं, उसको लीजिए। पर्शियन इंग्लिश में, हिंदी में फारसी। हाँ, मुंशी राइट टीच और रीड, लिख ले, पढ़ ले और पढ़ा ले, उसको मुंशी कहेंगे पर्शियन। और वर्नाकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में कभी भी आएगा, यूपीएससी में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर, एक सेकेंड। A team generally used to refer to a local language or dialect as a distinct from what is seen as the standard language। यहां पर वर्नाकुलर उस टर्म को कहते हैं, टीम नहीं सॉरी, टर्म को, जो कि लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट होता है, उपभाषा, बोली। जैसे बेटा आप ब्रज में जाओ अपने इलाके में, तो ऐसे तो हिंदी सब लोग बोलते हैं, लेकिन गांव की भाषा ब्रज हो जाएगी। आप जाएंगे राजस्थान में जाओगे तो अपने गांव की भाषा राजस्थानी होगी, उनकी जो भी है। और वर्नाकुलर का मतलब है लोकल लैंग्वेज, दैट्स इट जी, कहीं की भी। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। इंडिया की स्टैंडर्ड लैंग्वेज हिंदी, ब्रिटेन की इंग्लिश, लेकिन ब्रिटेन में भी इंग्लिश छोड़ के भी कहीं कहीं हो सकता है कुछ ट्राइबल्स लोग अलग लैंग्वेज बोलते हो, है ना। इंडिया में हिंदी तो सब जगह होती है, लेकिन हो सकता है ना कि आप कहीं आदिवासी इलाके में चल जाए तो दूसरी भाषा है उनकी, ठीक है। In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local language of everyday use and English, the language of the imperial master। तो अंग्रेजी शासन के समय जब अंग्रेज यहाँ थे, तो वर्नाकुलर इंग्लिश को छोड़ के जितनी भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती थी, सबको वर्नाकुलर वो मानते थे, ठीक है। तेरा अच्छा बहुत बार आता है और फिर अच्छा फिर भाग भी जाता है। मुझे नहीं पता कि इस क्लास की हिस्ट्री पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा हो, हाँ, लेकिन नहीं आता। स्कूल में पढ़ेंगे आपको मजा नहीं आएगा। ये मास्क के अंदर से भी समझ में आया था, मास्क निकाल के वजह से कि मैंने मास्क को लोहा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, देखेंगे ईस्ट मतलब कि ये जो पूरब है, इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे और क्या
कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या एरर्स हुआ, क्या कमियां, क्या गलतियां हुई। जी आप हो पूर्व दुनिया के, इंडिया यूरोप से ईस्ट में ही पड़ता था ना, तो पूरे के पूरे इंडिया को ईस्ट ही मान के चलते थे। From the early 19th century, many British officers began to criticize. थोड़ा नॉलेज, खाना कम खाया तो मैं देख के बोल देंगे। अब वो ज्ञान देगी अपने में, शांति रहो ना, मेरे को पढ़ लेने दो एक बार। अब देखो, जब वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि सरदार पागल है, सोनी भी उसी रास्ते पे चल रही है, वारेन हेस्टिंग ने जब कहा और विलियम जोन्स ने भी ये बोला कि यहाँ पे इस लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को, मतलब कि लोकल लैंग्वेजेस को, जैसे संस्कृत और पर्शियन। तो वारेन हेस्टिंग्स ऐसा मानते थे, विलियम जोन्स ऐसा मानते थे, लेकिन पूरे के पूरे यूरोपियन सरकार तो ऐसा नहीं मानती थी ना। जो दूसरे लोग थे वो कहते थे कि हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, हमें क्या फायदा है, बिना मतलब का इस संस्कृत और पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को क्यों बढ़ाया जाए, हमें तो कोई मतलब नहीं, इससे फायदा दिख रहा है। हम लोग कुछ लोगों को पैसे पे रख लेंगे, वो ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं, पूरे इसके लिए कॉलेज बनाने की क्या जरूरत, समझ रहे हैं? ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो भी गवर्नमेंट में और भी लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने ऐसा। और याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, 1858 तक जो भी बात होगी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी, ठीक है ना? 1858 हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने हाथों पूरा शासन ले लिया। पागल है, टाटा को मोदी बोलेगा कि तेरे को निकलना है, टाटा बोल सकता है, सांस भी ले सकता है मोदी के साथ? पागल हो गई है, सांस ही ले सकता है जी, थोड़ी सकता है। अरे चुप यार, है ना, मैं तो नाचूंगा। देखिए ध्यान, रुकिए एक मिनट, चलो मैं इसको थोड़ा देख लूं। देखिए, जिस तरह से
हेस्टिंग्स, कॉलब्रुक और विलियम जोन्स ने कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहिए। तो ब्रिटेन में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, इंडिया के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए, इंग्लिश में ही एजुकेशन देना चाहिए। अगर वो इंग्लिश सीख जाएंगे तो जो भी साइंस में रिसर्च हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, या इंग्लिश में क्या था, जो वेस्ट की एजुकेशन थी वो मॉडर्न एजुकेशन मानी जाती थी। उन्होंने ही तो इन्वेंशन किए था, और किसने इन्वेंशन किया था? आपने देखा नहीं जीके की बुक क्या बेटे हवा देने के लिए मंगाई है मैंने? आपके पास है ही ना जीके की बुक आपकी, तो उसमें देखा नहीं कितना इन्वेंशन है, केवल इंग्लैंड के ज्यादा है ब्रिटिश के। तो जेम्स मिल एक विद्वान थे, ओरिएंटलिस्ट थे, वो भी एशिया के लैंग्वेज और कल्चर को जानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं देना। नहीं हो पा रहा बेटा, करते रहो। फिर सर जैसे कि ये इन्वेंशन करे इंडिया ने, ये आजाद होने के बाद करे या पहले करे थे? ब्रिटिशर्स ने किया। आप किस चीज की इन्वेंशन की बात करें? जो इंडिया के द्वारा इन्वेंशन किया गया है बेटा, इंडिया के द्वारा इन्वेंशन बहुत कम हुआ है आजादी के बाद, ठीक है ना? क्योंकि जो भी चीज इन्वेंट करने वाली थी यूरोप ने पहले ही कर दिया था मोस्टली, ठीक है। आजादी के बाद तो हम लोग बेटे अब ये समझ लो कि खाने को ही नहीं था, खेती इतनी थी कि पेट पालना मुश्किल हो गया था जनता का। अंग्रेजों ने इतना ज्यादा हम लोगों का शोषण कर लिया था, यहाँ से इतने ज्यादा संसाधन लेके चले गए थे, ना तो कोई इंडस्ट्री थी और खेती बाड़ी भी मरी हुई थी हम लोग की। तो पहले क्या करते थे वो? पहले भी तो वही करते थे। कौन? पहले आपने ऐप डाउनलोड किया, कितने में याद आपको पता? याद बेटे बहुत दिन पहले की बात है, याद नहीं आ रहा। दिखा ना कौन सा ऐप है? ये वाला था, हाँ, फिर ये वाला था। नहीं ये ऊपर वाला था। तुमने गलत किया था क्या? आपका ये पहले वाले से ही कनेक्ट है, आप दूसरे से नहीं होगा। ये एक ही बात होती है, ये वाली पागल की चाइना की। तो आपने डिलीट डाउनलोड कर लो फिर से वो ऐप। कर दी। एक्यूरेट टाइम बताइए, नहीं तो परमाणु बम गिर जाएगा। 47 हो गए। तू बम दवा ले ही क्यों ना आई है? मुंह में कुल्ला भर के पानी ले आती, बस गोली डालनी थी, काम खत्म। चलो देखो याद रखो, तो जेम्स मिल जो थे वो कह रहे थे कि इंडिया के लोगों को इंग्लिश में ही एजुकेशन देना चाहिए। ये लड़ाई बहुत दूर तक गई। वो ईयर था 1830 का, 1830 का, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके पास मामला गया कि भाई भारत में जो एजुकेशन दिया जाए वो संस्कृत और फारसी में, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में यहाँ के लोगों को दिया जाए या इंग्लिश में दिया जाए। तो इसमें एक आदमी का नाम याद रखना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले, ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, मैकाले याद रखिएगा। मैकाले ने, नाम है बेटे, नाम है श्रीमान श्रद्धा जी, श्री जो भी है, सुश्री, श्रीमती नहीं, सुश्री, मिस। अपने मिस से पूछिएगा कि मिस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ठीक है, जो भी है, तो थॉमस मैकाले को ने ये प्रपोजल रखा कि इंग्लिश में देना चाहिए, और आगे जाके सब लोगों के दबाव में आके वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में एजुकेशन को बंद कर दिया गया और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सबको एजुकेशन दिया जाए। हाँ, मतलब सरकारी जो भी स्कूल होगी, सरकार जो भी स्कूल बनाती थी उसमें इंडिया के लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती थी। मोस्टली लोग तो यही कहते हैं ना कि सब लोग, मोस्टली कौन? कुछ लोग ना। फिर आंदोलन नहीं कराएंगे। आंदोलन करके क्या कर लीजिएगा? वो स्कूल बना लेंगे आंदोलन। बिल्कुल सही, बना एम्बुलेंस है बन। अरे हम ये डरते हैं ना भाई कि फिर है ना हमने घर से ऑनलाइन देनी पड़ेगी और आपकी है ना हालत खराब होगी। नहीं ठीक है बेटे, घर रहा तो इतना बड़ा हॉल नहीं है ना, हो गया बेटा, तू कर देना फिर क्या हो, ईमेल आईडी ठीक है।
पहले वाला जीमेल आईडी डाल दें, तो फोन नंबर ये डाल देते हैं फिर। फोन नंबर डाल दो। सर का लाना है आप घर पे आ सकते हैं आप, और अगर नहीं आना चाहे तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, एज योर विश, आप लोग की इच्छा। आप भी आ सकते हो सुबह, घर तो देखा ही है, और कुछ भी लेके नहीं आना है। हाँ। हिस्ट्री अब तो क्यों लेके आएगी, मैं पढ़ाऊंगा ना, शांति से बैठ के सुनिए। फिर अभी कौन सा बुक खोल के बैठिए, ऐसा कुछ भी नहीं।